अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। क्या आपने कभी सोचा है कि कश्मीर के घने जंगलों में रात के अंधेरे में क्या छुपा होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी रूह को कांप देगी। ये एहसान की कहानी है जो आज़ाद कश्मीर के जंगलों का रहने वाला था। वो समझता था कि जंगल उसका दोस्त है, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें इंसानी समझ से बालातर हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आपको रात को सोने नहीं देगी। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम एहसान है और मैं आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद के एक दूर दराज गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। हमारे इलाके में पहाड़ और जंगलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैं बचपन से ही इन पहाड़ों की गोद में खेलता कूदता बड़ा हुआ हूं। जहां शहर के बच्चे पार्कों में जाते हैं, वहां मैं और मेरे दोस्त घने जंगलों में कैंपिंग करते थे। मुझे हमेशा से आउटडोर मैन बनने का शौक था। बचपन में अक्सर मैं घर से कोई पुराना चाकू या छुरी उठाता और जंगल में चला जाता। वहाँ छोटे दरख्तों को काटना, आग जलाना और लकड़ी पर नक्शो नगार बनाना मेरा मशगला था। सच कहूँ तो मुझे कभी जंगल से डर नहीं लगा। छोटी उम्र में भी ना अंधेरे का खौफ था, ना जानवरों का। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि जंगल तब तक तुम्हारा दोस्त है जब तक तुम उसकी इज्जत करते हो। इसलिए जब भी मैं किसी एडवेंचर पर निकलता, अपनी कमर पर एक मजबूत चाकू जरूर बांधता। ये सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इस यकीन के लिए था कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। वक्त गुजरता गया, पढ़ाई और फिर नौकरी से मुताल्लिक मामलात में दिलचस्पी बढ़ती गई, लेकिन पहाड़ों की कशिश कभी कम नहीं हुई। अब मैं पहले की तरह रोजाना नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी हाइकिंग का शौक यूं ही जवान था। ये वाकया आज से तकरीबन 1 माह पहले का है। मई का महीना था। मौसम में हल्की सी ठंडक थी जो कश्मीर में आम है, लेकिन धूप निकली हुई थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि आज छुट्टी का दिन है, क्यों न कहीं ऐसी जगह चला जाया जाए जहां मैं पहले कभी न गया हूं। मुझे वो टूरिस्ट मकामात पसंद नहीं जहां लोगों का हुजूम हो, सेल्फियां लेने वालों की भीड़ हो, चिप्स के रैपर जमीन पर बिखरे हों। मुझे वो जंगलीपन पसंद है जहां फितरत अपनी असल शक्ल में हो। मैंने अपनी पुरानी जीप निकाली और एक पुरानी सड़क पर चढ़ गया जो वादी की तरफ जाती थी। मेरा मकसद एक खास इलाका था जो आम आबादी से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। ये जगह बिल्कुल वीरान थी। वहाँ कोई ट्रेल मार्किंग बोर्ड नहीं था। जंगल की तरफ से कोई बाड़ या बाड़ा नसब नहीं था, न कोई इंसानी कदमों के निशानात। वहाँ सिर्फ द्यार और कायल के मीलों तक फैले हुए बुलंद दरख्त थे जो आसमान से बातें करते महसूस होते थे। मैंने अपनी गाड़ी को ट्रैक से हटकर एक झाड़ी वाले इलाके में छुपा दिया ताकि अगर कोई चरवाहा या वहां से गुजरने वाला शख्स हो तो मेरी गाड़ी नजर ना आए। वैसे तो ये इलाका हमेशा वीरान ही रहता था। आज तक मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा था और ना कोई गाड़ी आते जाते देखी थी, लेकिन एहतियात जरूरी थी। गाड़ी को लॉक करने के बाद मैंने अपने हाइकिंग गियर को चेक किया। पैरों में मजबूत ट्रेल रनिंग जूते, सर पर कैप और मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी 6 इंच लंबी खुसूसी बनवाई हुई चाकू। मैंने ये चाकू खास तौर पर बनवाया था। इसका फौलादी ब्लेड बहुत तेज था और हैंडल पर खूबसूरत नक्शो नगार थे। मैंने इसे अपनी बेल्ट पर लगाया और जंगल की गहराई में कदम रख दिया। सफर की इब्तिदा बहुत पुरसकून थी। हर तरफ सब्ज दरख्त और हरियाली थी। हवा में दियार की खुशबू एक ऐसी महक पैदा कर रही थी जो इंसानी जहन को तरोताज़ा करती है। मैं तकरीबन 2 मील सीधा चलता रहा। रास्ता हमवार नहीं था, कहीं चढ़ाई थी, कहीं उतार। मैं एहतियात से 20 फुट ऊंची चट्टान को उबूर करता हुआ एक छोटे दरिया के धारे के किनारे पहुंचा। पानी बर्फ की तरह ठंडा और साफ था। मैं वहां कुछ देर रुका, पानी पिया और फितरत के इस मंजर से अपनी आंखों को महफूज करने लगा। कहीं दूर से परिंदों की चहचहाहट की आवाजें आ रही थीं और हवा दरख्तों की पत्तियों में सरसराहट कर रही थी। यही वो सुकून था जिसकी तलाश में मैं शहर की जिंदगी से भागकर यहाँ आया था। मैं अपने जहन में अपने खास रास्ते पर चल रहा था। मेरे पास नक्शा था। अगरचे कोई ट्रेल नहीं था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि मुझे किस सिमत जाना है। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां दरख्तों का झुंड बहुत घना था।
मैं यहाँ आकर रुक गया। मेरी नज़र बाईं तरफ गई। मुझे अचानक एहसास हुआ कि आज तक मैंने जंगल के इस हिस्से को तलाश नहीं किया। मैं हमेशा सीधा या दाएं जाता था। बाईं तरफ क्या है, ये सवाल मेरे जहन में आया। वहाँ दरख्त एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके दरमियान से गुजरना मुश्किल लग रहा था, और वहाँ निस्बतन अंधेरा भी था। लेकिन ये इंसानी फितरत है, जो चीज़ छुपी हुई हो इंसान उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। बगैर ज़्यादा सोचे मैंने अपना रुख मोड़ा और नामालूम रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। ये मेरी पहली गलत फैसला थी। कुछ मील अंदर जाने के बाद जंगल का माहौल बदलने लगा। जो हवा शुरू में ठंडी और खुशगवार थी, अब भारी और जमी हुई महसूस होने लगी। जमीन पर सूखे पत्तों की तह मोटी होती जा रही थी, जिन पर चलने से किर्च किर्च की बुलंद आवाजें आती थीं। फिर मुझे वो एहसास हुआ, वो खौफनाक एहसास। ये कोई आम खौफ नहीं था, ये वो एहसास था जो जानवरों को तूफान आने से पहले होता है। मैंने सोचा कि कुछ ठीक नहीं, कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं। जब मैंने गौर से देखा तो एहसास हुआ कि पिछले आधे घंटे से मुझे किसी परिंदे की आवाज नहीं सुन रही। कश्मीर के जंगल कभी खामोश नहीं रहते। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ आवाज होती है। परिंदों की चहचहाहट, बंदरों की चीखें या जंगली चूहों के भागने की आवाज। लेकिन यहाँ मौत जैसी खामोशी थी। आसमान में कोई परिंदा नहीं, दरख्त पर कोई गुलहरी नहीं, हत्ता के मक्खियों और मच्छरों की भिनभिनाहट भी खत्म हो गई थी। सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज और मेरे कदमों की आवाज थी। मैंने खुद को समझाया, एहसान, तुम वहम में मुब्तला हो, शायद जानवर इस वक्त आराम कर रहे हैं। मैंने कंधे उचकाए और आगे बढ़ता रहा। बीच बीच में मैं रुकता और दरख्तों के तनों को देखता, जिन पर कुदरती तौर पर कुछ अजीब निशानात बने हुए थे। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जो खतरनाक लगती। मुझे वक्त गुजरने का कोई अंदाजा नहीं रहा। जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। सूरज पहाड़ों के होंठों में छिपना शुरू हो गया था और जंगल में तेजी से अंधेरा फैल रहा था। मुझे याद आया कि अभी तो शाम होनी चाहिए थी। ये इतनी जल्दी अंधेरा क्यों हो रहा है? पहाड़ी इलाकों में सूरज जल्दी डूब जाता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने छलांग लगा दी हो। मैं दोपहर में निकला था और अब महसूस हो रहा था जैसे मैं पिछले 5 या 6 घंटों से चल रहा हूँ। मेरे अंदर खतरे की घंटी बजी। वापस जाना चाहिए, मैंने खुद से कहा। इस नामालूम हिस्से में अंधेरे में रहना बेवकूफ़ी होगी। मैं पलटा और वापसी की सिमत में चलना शुरू किया, या कम से कम मैंने सोचा कि मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन वापसी का सफ़र आसान नहीं था। जंगल के इस हिस्से में हर दरख्त दूसरे दरख्त जैसा लगता था। ज़मीन की सतह हमवार नहीं थी, कहीं दलदली थी और कहीं कांटों भरी झाड़ियाँ। कुछ देर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वो चट्टान और दरिया को अबूर नहीं कर रहा जो आते वक्त रास्ते में थे। मैं रास्ता भटक गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कश्मीर के जंगल में रास्ता भटकना मौत को दावत देने के बराबर है, खास तौर पर रात को जब दर्जा हरारत गिर जाता है और चीते शिकार के लिए निकलते हैं। लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं हारा। मैं एक तजर्बाकार हाइकर था। जब भी मैं किसी मुश्किल या नामालूम रास्ते पर जाता, मैं हमेशा निशान लगाता। ये मेरी पुरानी आदत थी। हर 30 या 40 फीट के बाद मैं कोई शाख तोड़ देता, मोड़ देता, या अगर दरख्त मोटा हो तो अपनी चाकू से उस पर एक छोटा सा एक्स निशान बना देता, ताकि अगर वापस आऊं तो मुझे पता चल जाए कि मैं यहाँ से गुजरा हूँ। मैंने जमीन पर निशान तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सूखे पत्तों की वजह से मेरे कदमों के निशानात गायब हो गए थे। मैंने अपनी उम्मीद दरख्तों पर लगाई कि शायद कोई टूटी हुई शाख मिल जाए। कुछ देर बेमकसद भटकने के बाद मुझे एक दरख्त पर कुछ नजर आया, एक एक्स का निशान। मेरी सांस बहाल हो गई। शुक्र है खुदा का, मुझे राहत की सांस आई। ये मेरा निशान है, इसका मतलब है मैं सही रास्ते पर हूँ। मैं उस दरख्त से गुजरा और अगले निशान की तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाते ही एक और दरख्त पर एक्स बना हुआ था, फिर थोड़ा और आगे एक और एक्स। मैं चलता रहा और निशान मिलते रहे, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। मैं रुक गया। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, हालांकि हवा ठंडी थी। मैंने इतने ज्यादा निशान नहीं लगाए थे। मैं हर 30-40 फीट के बाद निशान लगाता था, लेकिन यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दरख्त पर एक्स बना हुआ है। ये नामुमकिन था। मैं इतना अहमक नहीं हूं कि हर कदम पर दरख्त काटता फिरूं। इससे खुद इंसान कंफ्यूज हो जाता है। और एक बात और, मैंने कोई शाख टूटी हुई नहीं देखी, सिर्फ दरख्तों पर निशान थे। मेरे दिल में एक अजीब खौफ बैठ गया।
मैंने हिम्मत की और एक करीबी दरख्त के पास गया जिस पर वो निशान बना हुआ था। मैं उसे करीब से देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उस निशान पर अपनी उंगली फेरी, मेरी रूह कांप गई। वो निशान मेरी चाकू का नहीं था। मेरी चाकू बहुत तेज और बारीक धार वाली थी। वो लकड़ी पर साफ और गहरा कट लगाती है, लेकिन ये निशान बहुत चौड़ा था और बहुत ज्यादा गहरा। लकड़ी बुरी तरह से फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे चाकू से नहीं बल्कि किसी बहुत ताकतवर चीज से नाखूनों से खरोंचा हो। ये एक्स नहीं था, ये पंजों के निशानात थे जो इत्तेफाक से क्रॉस बने हुए थे। उसी लम्हे जंगल की खामोशी मुझ पर गालिब आने लगी। वो खौफनाक एहसास जो पहले हल्का था अब शदीद हो गया था। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने महसूस किया कि दरख्तों के पीछे से हजारों आंखें मुझे देख रही हैं। इसे स्कोपिस्थीजिया कहते हैं। ये वो एहसास है जब इंसान को यकीन हो कि उसे देखा जा रहा है, चाहे उसे कोई नजर ना आए। मेरा हाथ खुद ब खुद मेरी बेल्ट पर गया और मैंने अपनी चाकू निकाल ली। मेरा जिस्म अलर्ट मोड में चला गया। कौन है वहां? मैंने चीख कर कहा। मेरी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। मुकम्मल अंधेरा अब फैल चुका था। दरख्त अब खौफनाक साए बन चुके थे। मैं जानता था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं वहां खड़ा नहीं रह सकता था। ये निशानात ताजा थे। लकड़ी के अंदर से निकलने वाला रस अभी गीला था, यानी जो भी वो चीज थी वो यहीं आसपास थी। मुझे वहां से निकलना था अभी। मैंने अपनी सिमत का अंदाजा लगाया और तेज कदमों से चल पड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि भागना उसकी शिकारी जबिल्लत को ट्रिगर कर देगा। यानी शिकारी जानवर उसी चीज पर हमला करते हैं जो भागती है। मैंने फैसला किया कि मैं एतमाद से चलूंगा, अपनी चाकू हाथ में लिए, ताकि अगर कोई जानवर या शख्स मुझे देख रहा हो तो उसे लगे कि मैं कोई कमजोर शिकार नहीं हूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिस चीज से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खौफनाक है और मुझे फॉलो करने के लिए तैयार है। मैं वहीं खड़ा था। मेरा हाथ अपनी कमर में बंधी चाकू के हैंडल पर मजबूती से जमे हुए थे। मेरे इर्द गिर्द फैला हुआ जंगल अब वो पुरसुकून जगह नहीं थी जहां मैं तस्कीन की तलाश में आया था। अब ये मौत का कुआं बन चुका था। मेरे सामने दरख्त पर बने वो गहरे निशानात यानी क्लॉ मार्क्स इस बात का सबूत थे कि मैं अकेला नहीं हूं और जो भी मेरे साथ है वो इंसान नहीं है। मैंने फैसला किया कि मैं नहीं भागूंगा। मैं जानवरों का रवैया बहुत अच्छी तरह समझता था। अगर मैं भागूंगा तो मैं शिकार बन जाऊंगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं आहिस्ता आहिस्ता और बहुत एहतियात के साथ उसी सिमत में वापस चलने लगा जहां मैं समझता था कि मेरी गाड़ी खड़ी है। मैंने अपने कदम इस तरह रखे कि सूखे पत्तों की आवाज कम से कम आए। मेरी पूरी तवज्जो सुनने पर थी। पहले चंद मिनटों में सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, जिसे छठी हिस्स कहते हैं। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। कोई मुझे देख रहा था। और फिर आवाजें शुरू हुईं। पहले तो ये आवाजें हल्की थीं, जैसे कोई दूर दरख्तों के पीछे चल रहा हो। पत्तों की सरसराहट। अगर मैं रुकता तो आवाज भी रुक जाती। जब मैं चलता तो आवाज फिर शुरू हो जाती। ये कोई जानवर नहीं हो सकता था जो इतनी अक्लमंदी से शिकार कर रहा हो। चीते बगैर आवाज के शिकार करते हैं और रीछ इतनी एहतियात नहीं करते। जो भी था वो मेरे साथ खेल रहा था। अंधेरा अब इतना गहरा हो चुका था कि मैं 10 फुट से आगे कुछ नहीं देख सकता था। कश्मीर के जंगल में रात का अंधेरा काली चादर की तरह है जो सब कुछ निगल जाता है। अचानक मेरे बाईं तरफ से एक जोरदार आवाज आई। तेज आवाज, जैसे किसी ने कोई मोटी लकड़ी तोड़ दी हो। यह आवाज इतनी करीब थी कि मैं चौंक गया। मैंने फौरी तौर पर अपनी चाकू म्यान से निकाल ली। मेरे हाथ में स्टील का ठंडा एहसास मुझे कुछ हौसला दे रहा था। कौन है वहां? मैंने दोबारा ललकारा। सामने आ जाओ। जवाब में खामोशी थी, लेकिन फिर दरख्तों के तनों से खुरचने की आवाज आई। खुर खुर। फिर पत्तों की हरकत की जोरदार आवाज। ये आवाजें अब हर तरफ से आ रही थी, कभी दाएं से कभी बाएं से, जैसे वो चीज मेरे गिर्द चक्कर काट रही हो। मेरा दिल अब मेरे गले में आ गया था। मेरी आंखें अंधेरे में फटी जा रही थी। हर साए में मुझे कोई हयूला नजर आ रहा था। और फिर वो अगली आवाज सबसे ज्यादा खौफनाक थी। वो मेरे बहुत करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। और वो आवाज किसी जानवर के चलने की नहीं थी। वो भारी कदमों की आवाज थी। ठप ठप ठप। मैं झटके से उस तरफ मुड़ा जहां से आवाज आ रही थी। तकरीबन 50 फुट के फासले पर 2 घने दरख्तों के दरमियान वो खड़ा था। आज रात चांदनी बहुत कम थी। जो रोशनी थी वो दरख्तों की पत्तियों से छनकर जमीन पर आ रही थी। इस हल्की नीली रोशनी में मैंने उसे देखा। वो एक साया था, एक सिलवेट। नमाजी की शक्ल में कोई शख्स था, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता था।
वो बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसकी लंबाई कम से कम 8 या 9 फुट होगी। वो 2 टांगों पर खड़ा था। उसके कंधे बहुत चौड़े थे, इतने चौड़े कि कोई आम इंसान या बॉडी बिल्डर भी ऐसा नहीं हो सकता था। उसका जिस्म किसी अजीब चीज से ढका हुआ था, शायद मोटे बाल या भूरे रंग के कपड़े। मैं सही से नहीं देख पा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक ये था कि उसके खड़े होने का अंदाज। वो बिल्कुल साकिन था, जैसे पत्थर का मुजस्समा। भाई आप कौन हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरा सवाल हवा में मुअल्लक रह गया। वो चीज हिली, वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। 2 टांगों पर चल रही थी। उसकी चाल अजीब थी, लड़खड़ाती, जैसे उसे इंसानी जिस्म में चलना ना आता हो। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई, मुझे उसके साइज का हकीकी अंदाजा हुआ। हमारे इलाके में रीछ और चीते होते हैं, लेकिन ये इनमें से कोई नहीं था। रीछ कभी भी इतना लंबा और सीधा नहीं खड़ा हो सकता, और चीते का जिस्म ऐसा नहीं होता। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। मेरी चाकू मेरे सामने थी। मेरी नजरें उस चीज पर जमी हुई थी। वो मेरी तरफ आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। और फिर अचानक उसने कुछ किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने जमीन पर झुककर चारों टांगों पर आ गई। अब वो जानवर की तरह नजर आ रही थी, लेकिन उसका साइज अब भी कार जितना बड़ा था। और फिर वो मेरी तरफ दौड़ी, पूरी रफ्तार से। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज इतनी तेज रफ्तारी से नहीं देखी थी। वो सीधी मेरी तरफ मिसाइल की तरह आ रही थी। उस लम्हे मेरी फाइट या फ्लाइट वाली जुबिल्लत ने फैसला कर लिया, भागो। मैं मुड़ा और अंधाधुंध दौड़ने लगा। मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार दौड़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि सामने क्या आ रहा है, झाड़ियां, कांटे, पत्थर। मैं बस दौड़ रहा था। चंद सेकंडों में मेरा कैप मेरे सर से उड़ गया, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की। मेरे पीछे से आने वाली आवाजें अब खौफनाक थीं। दरख्तों के टूटने की आवाजें, झाड़ियों के कुचले जाने की आवाज और एक भारी गरजती सांस जो हर लम्हे मेरे करीब आ रही थी। मैं जिग-जैग दौड़ रहा था, दरख्तों से गुजरता हुआ। मैंने सोचा शायद ये तरीका उसे थोड़ा सुस्त कर दे। जब भी मैं किसी दरख्त से गुजरता, मैं सुनता कि वो चीज दरख्त से टकराई या दरख्त के करीब से गुजरी। मेरे फेफड़े फटने वाले थे। ठंडी हवा मेरे गले को फाड़ रही थी। मेरी टांगें जवाब दे रही थी, लेकिन मेरा जहन चीख रहा था, मत रुकना एहसान, अगर रुके तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। पीछे से आने वाली आवाज अब मेरे कानों के बहुत करीब थी। मुझे लग रहा था कि अब वो मुझे पकड़ लेगी, अब वो मुझ पर हमला कर देगी। अचानक जंगल थोड़ा खुल गया। मेरे सामने वो दरिया था जिसे मैं आते वक्त उबूर कर चुका था। शुक्र खुदा का। मेरे दिल में उम्मीद जागी। मैं जानता था कि दरिया के उस पार थोड़े फासले पर मेरी गाड़ी खड़ी है। मैंने जंगली झाड़ियों को तोड़ते हुए दरिया की तरफ निकला और किनारे पर पहुंचा। दरिया यहाँ काफी चौड़ा था। पानी के बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे जिन पर से गुजर कर जाना था। बहुत अंधेरा था और पानी की आवाज भी थी। बगैर रुके मैंने पहले पत्थर पर छलांग लगाई, कामयाब रहा। फिर दूसरे पर, लेकिन मेरी रफ्तार बहुत तेज थी और पत्थर पर काई थी। मेरा पांव फिसला। मैंने महसूस किया जैसे वक्त रुक गया हो। मैं हवा में था और अगले लम्हे में बर्फ की तरह ठंडे पानी में मुंह के बल गिरा। पानी इतना ठंडा था कि मेरा जिस्म एक लम्हे के लिए काम करना बंद कर गया। पत्थर से टकराने की वजह से मेरे घुटनों और कहनियों में दर्द हुआ, लेकिन मैं वहां लेटा नहीं रह सकता था। मेरे कानों में वो आवाज सुनाई दे रही थी। वो किनारे पर पहुंच चुका था। मैं पानी में हाथ पांव मारते हुए उठा। मैंने एक झटके से खुद को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरी चाकू अब भी मेरे हाथ में थी। खौफ की वजह से मैंने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मेरी उंगलियां सफेद हो गई थी। मैं अभी तीसरे पत्थर पर चढ़ने ही वाला था कि अचानक किसी चीज ने मेरी टखने को पकड़ लिया। वो गिरफ्त किसी इंसान की नहीं थी, वो लोहे के पेच की तरह मजबूत थी। मुझे एक झटके से पीछे खींचा गया। मैं दोबारा पानी में गिरा, लेकिन इस बार मुझे घसीटा जा रहा था। वो मुझे वापस जंगल की तरफ खींच रही थी। दर्द से मेरा दिल रुकने वाला था, लेकिन बका की जुबिल्लत ने काबू संभाल लिया। बगैर सोचे मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने जिस्म को मोड़ा। वो चीज मेरे पांव को पकड़े हुए थी। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरी हड्डियां कुचलने लगी। मैंने पूरी ताकत से अपना जिस्म मोड़ा और अंधेरे में अंदाजे से अपनी चाकू का ब्लेड उस चीज की तरफ चलाया। मेरी चाकू खाली नहीं गई। मैंने महसूस किया कि ब्लेड किसी गोश्त और हड्डी में धंस गया है। मैंने चाकू को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गई, या शायद मेरे हाथ से छूट गई। मैं नहीं जानता। इस लम्हे एक ऐसी चीख निकली जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। ये किसी जानवर की चीख नहीं थी, ये किसी इंसान की चीख भी नहीं थी। ये एक अजनबी आवाज थी, बहुत तेज, बहुत ऊंची और दर्दनाक, जैसे 1000 सुइयां कानों में चुभ गई हों। जंगल की खामोशी इस चीख से आशना हो गई। मेरी टखने पर गिरफ्त ढीली हो गई। ये मेरा मौका था। मैं उठा। इस बार मैं इंसानी ताकत से नहीं, बल्कि जज्बे की कुव्वत से भागा। मैंने दरिया अबूर किया और कच्चे रास्ते पर चढ़ गया। मेरे पीछे से अभी भी वो चीखें आ रही थी। वो दर्द में था, वो गुस्से में था।
मेरे सामने जंगल की हद खत्म हुई और वो कच्चा रास्ता नमूदार हुआ जहां मेरी जीप खड़ी थी। मैंने आखिरी चंद मीटर एक सांस में तय किए। मैं गाड़ी के करीब पहुंचा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। चाबी, चाबी कहाँ है? मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। खुशकिस्मती से चाबी वहां थी। मैंने गाड़ी का ताला खोला, दरवाजा खोला और अंदर गिरा। फौरी तौर पर दरवाजा लॉक कर दिया। चाबी को इग्निशन में डाला और गाड़ी स्टार्ट की। जीप का इंजन गरजा। मैंने गाड़ी को गियर में डाला और एक्सेलरेटर पर पांव मारा। गाड़ी के पहिए कच्ची मिट्टी पर लुढ़के और फिर गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। मैंने साइड मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी और अंधेरा था। लेकिन जब तक मैं मेन रोड पर नहीं चढ़ा, मुझे वो चीखें और आवाजें आती रहीं। जब मैं पक्की सड़क पर आया और पहली स्ट्रीट लाइट नजर आई तो मुझे राहत की सांस आई। मेरा पूरा जिस्म भीगा हुआ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे। मेरे घुटनों और हाथों पर जख्म थे। मेरा दिमाग सुन्न था। ये क्या था? मेरा हाथ अब भी उसी पोजीशन में था जैसे मैं चाकू पकड़े हूं, लेकिन चाकू वहां नहीं थी। मैं उसे वहां दरिया में उस मखलूक के जिस्म में छोड़ आया था। जब मैं मुड़ा और उस चीज पर हमला किया था, मैंने उसे देखा था। हेडलाइट्स या चांदनी में नहीं, बल्कि उस करीबी झलक में। वो रीछ नहीं था, वो चीता भी नहीं था। मैं नहीं जानता वो क्या था। मैंने ऐसी आंखें कभी नहीं देखी, लाल और चमकदार, जिनमें सिर्फ नफरत थी, और उसके दांत खंजर से कम नहीं थे। ये मंजर मेरे दिमाग में बार बार चमक रहा था जब मैं घर की तरफ गाड़ी चला रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो अभी भी मेरे पीछे है, गाड़ी की छत पर या पिछली सीट में। खैर, मैं घर पहुंच गया। रात के 2 बज रहे थे। मैंने किसी को नहीं जगाया। मैं सीधा बाथरूम में गया और शावर ऑन किया। जब गर्म पानी मेरे ठंडे जिस्म पर गिरा तो मुझे दर्द महसूस हुआ। मैं वहां शावर के नीचे खड़ा खौफ से रो रहा था और बच जाने की खुशी से। शावर लेने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी टांग पर, जहां उसने मुझे पकड़ा था और जहां मैं भागते हुए जख्मी हुआ था, वहां एक लंबा और गहरा जख्म था। खून बह रहा था। शायद भागते वक्त किसी पत्थर या शाख से लग गया था। एड्रेनलिन की वजह से मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से उसे साफ किया, डिटॉल लगाई और पट्टी बांधी। सोना नामुमकिन था, इसलिए मैंने नींद की गोलियां खाई। मैं जानता था कि अगर मैंने गोली नहीं खाई तो मैं सारी रात उस चीख को सुनता रहूंगा। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा सर भारी था। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। सबसे पहले मुझे रात का वाकया याद आया। क्या ये कोई बुरा ख्वाब था? मैंने सोचा, लेकिन मेरे जिस्म का दर्द और मेरी टांग पर पट्टी इस बात का सबूत थी कि ये ख्वाब नहीं था। मैंने आहिस्ता से पट्टी खोली ताकि जख्म को देख सकूं और ड्रेसिंग तब्दील कर सकूं। जब पट्टी हटी तो मैं हैरान रह गया। मेरा जख्म गायब था। कोई ताज़ा जख्म नहीं था, कोई खुली हुई जिल्द नहीं थी। वहां सिर्फ एक लंबा सफेद निशान था, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म हो जो बरसों पहले मंदिलिम हो गया हो। ये नामुमकिन था। कल रात वहां गहरा कट था। मैंने खुद खून साफ किया था। एक रात में जख्म कैसे मंदिलिम हो सकता है, और वो भी ऐसे जैसे बरसों पुराना हो? आज भी मैं इस निशान को जब देखता हूं तो मेरा दिमाग हैरान होता है। उस रात से मुझ में कुछ अजीब सा महसूस होता है। मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता हूं। मेरी सुनने और देखने की हिस्स तेज हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई चीज मेरे अंदर है या मेरे साथ है। मैं समझता हूं कि मैंने सिर्फ उस चीज को जख्मी नहीं किया, बल्कि उसका कुछ हिस्सा मेरे साथ आ गया है। मैं इस जगह पर दोबारा कभी नहीं गया और न कभी जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अक्सर रात को सोते में उस चीख को सुनता हूं। और कभी कभी मुझे लगता है कि वो चीख जंगल से नहीं, बल्कि मेरे अपने अंदर से आ रही है।